बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर रहे थे जो हमारे ह्यूमन यूज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। बिकॉज़ सी ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है भाई? आपकी थेराप्यूटिक जो ड्रग्स बनती है, प्रोसेस्ड फूड, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एनर्जी प्रोडक्शन करने के काम आती है। तो भाई सबसे बड़ा मुनाफा इसने हमें दिया है, फूड प्रोडक्शन कुड इजीली बी इंक्रीज्ड इन 3 days। तो आज की भाई माइंड मैप में हम पूरा कवर करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस को। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology or zoology educator. My name is Dr. Arushit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम मानो, दिल से आए बेस्टी मानो, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो मानो। चलिए भाई, आज है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का माइंड मैप का वन शॉट। तो क्या होता है, तो एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस नहीं पढ़ा है तो आप बेटा इस चैप्टर को उसको पढ़ने के बाद ही देखना, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं जो हमने वहां पढ़ी थी, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम वहां से यहां कनेक्ट करते हैं। अगर आप वो चैप्टर पढ़ लेंगे तभी आप यहाँ पॉइंट्स को इजी कनेक्ट कर पाएंगे। एंड माइंड मैप सीरीज इज फॉर योर रिविजन, ठीक है? तो आप इसमें अच्छे से अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक दो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। वो ये है कि भाई पहले आपका जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें क्या था, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में कुछ भी एडिशन नहीं था सच। बट अभी क्या हुआ है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर से स्ट्रैटेजीज एंड फूड एनहांसमेंट वाला चैप्टर एक होता था पहले, वो डिलीट हो गया है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है प्लांट ब्रीडिंग वाला, जिसके अंदर टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ करता था। उसको इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में ऐड कर दिया है अभी। तो वो वाला पार्ट अब आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़ना पड़ता है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो इस चैप्टर के सेकंड पेज में ही, मतलब जैसे आप पलटेंगे आपको दिख जाएगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, टिश्यू कल्चर वाले वर्ड्स जो कि पहले स्ट्रैटेजीज एंड फूड एनहांसमेंट में हुआ करते थे। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप उस टॉपिक को उधर देख सकते हैं। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की भाई माइंड मैप में हम पूरा कवर करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस को। तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या थी, हम क्या थे? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर रहे थे जो हमारे ह्यूमन यूज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। बिकॉज़ सी ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश। हम हर चीज अपने लिए करते हैं, वही यहाँ पे हमने किया। एसेंशियली हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन किया बहुत सारी चीजों का। हमने भाई दवाइयां बनाई, हमने बहुत सारी ऐसी ड्रग्स, मतलब मेडिसिन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स ओनली। हमने ऐसी बहुत सारी चीजों पे मतलब इतनी ज्यादा रिसर्च करी कि हमने ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर ली जो पेस्ट रेजिस्टेंट है। हमने ऐसी दवाइयां बना ली भाई जिनको बनाना नामुमकिन था एक पॉइंट पे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी ने भाई वर्ल्ड को टोटली चेंज कर दिया है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स को यूज कर करके हमने भाई अपने जो वर्ल्ड में काफी बड़ा बदलाव लाए हैं। तो इफ वी सी, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है भाई? आपकी थेराप्यूटिक जो ड्रग्स बनती है, मेडिसिन, प्रोसेस्ड फूड बनाने में मदद करती हैं, डायग्नोस्टिक बायो रेमिडेशन, ठीक है, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर में बनती हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट करने के, एनर्जी प्रोडक्शन करने के काम आती हैं। इफ वी टॉक अबाउट कि इनके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो भाई आप लोगों ने देखा होगा, दे एक्ट एज अ बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अपने पुराने वाले चैप्टर में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह का यूजेज किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, वेक्टर्स का यूज किया था, एंजाइम्स का यूज किया। तो कहीं ना कहीं दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजों को बहुत फास्ट कर रहे हैं, हमारी चीजों को। हम इसमें एंजाइम्स का यूज करें, जैसे आपने देखे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह। फिर भाई एक ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। ये चीज भी हमने हमारे पुराने वाले चैप्टर में देखी थी कि भाई हम जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं हमें एक स्टरलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें भाई बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च एरिया में आती हैं। देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्योरिफिकेशन। जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। तो भाई देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज। इसको एज अ कैटलिस्ट, ऑप्टिमम कंडीशंस एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर यूज किया जा रहा है। चलिए आगे मूव करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कहां है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर में इसने हमें कहां मुनाफा दिया है? तो भाई सबसे बड़ा मुनाफा इसने हमें दिया है
फूड प्रोडक्शन कुड इजीली बी इंक्रीज्ड इन 3 ways। आप लोगों ने सुना है यार मेरे पापा मेरे दादा तो घर में खेती करके हम तो घर में वेजिटेबल्स उगाते हैं प्योर एकदम। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आप लोग इवन अगर आप लोग जिस भी शहर से और आपके घर में अगर ब्लिंकेट या आप मार्केट में जा रहे हैं और आप यूज करते हैं, वहां जाके अगर सब्जी कभी खरीदी है तो वहां लिखा होता है ऑर्गेनिक टमाटो, हाइब्रिड टमाटो। तो भाई बहुत सारे वेजिटेबल्स मार्केट के अंदर आते हैं, दे आर ऑल द बोन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भाई। ठीक है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक कल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, ये सारी चीजें भाई इससे हमारा क्या है, फूड प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ही बूम आया है। देन वी टॉक अबाउट, भाई अगर किसी को पता नहीं है तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत फेमस नाम है जो नॉर्मन ई बोरलॉग ने दी थी भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने क्या कहा था कि भाई अच्छी मशीनें यूज करो, हर जगह खेती करो, ठीक है, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डालो और खेती को ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ाओ। तो क्या हुआ भाई, ये वाली चीज बहुत चली भी, बट क्या है ये कहीं ना कहीं थोड़ी अनसक्सेसफुल भी रही। कैसे रही भाई, सक्सेस क्यों हुई थी, क्योंकि एक तो इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी, क्योंकि हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज करने लग गए, गुड मशीन्स यूज करने लग रहे, ठीक है, इन सब का यूज करके बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आई। पर प्रॉब्लम कहां आई मैम, दिक्कत कहां आई इसमें, इसमें दिक्कत आई एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भाई पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और ग्रो कर रही है तो हमें भाई जितने लोग उतना खाना, ठीक है, उधर ये नाकामयाब हुई। नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। एग्रोकेमिकल्स बेटा एक्सपेंसिव होते हैं फार्मर्स के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड में। इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अगर कोई भाई अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छी मशीन्स तो भाई उसके वहां पे खेती नहीं हो सकती प्रॉपरली, वो फास्ट डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता, तो कैसे फूड प्रोवाइड होगा। इट इज मोर अबाउट एक्सपेंसिव थिंग्स, इट इज मोर अबाउट कैसे कि हर कोई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इंडिया ही देख लो, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहां पे पॉवर्टी भी ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं उतनी नहीं चल पाई। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या थे, इन्होंने बहुत ज्यादा बूम दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगस में, एनिमल्स में वो जीन्स डाले गए, उनको मैनिपुलेट करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया। उन चीजों को इतना रेजिस्टेंट कर दिया गया, जैसे आप देखेंगे कई पौधे ऐसे होते चाहे जितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, ड्राउट आए, वो फिर भी उग रहे हैं प्रॉपरली। तो हमने भाई उन लोगों की जीन्स के अंदर इतना मैनिपुलेशन कर दिया कि दे आर सो गुड कि वो हर टाइप ऑफ एनवायरमेंट में रहने लायक होने लगे। ठीक है, हमने क्रॉप्स को टॉलरेंट बना दिया, जैसे कोल्ड, ड्राउट, हीट। हमने क्या किया, रिड्यूस रिलीजन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जो भाई हर साल बहुत सारा खेत में क्या लॉस हो जाता है कई बार क्रॉप्स का, वो सब बहुत चीजों का फायदा हुआ हमें। हम लोगों ने एक गोल्डन राइस डेवलप किया। बेसिकली एक बीटा कैरोटीन जीन होता है जो विटामिन ए में बहुत इनरिच होता है, उसको राइस में डाल के गोल्डन राइस की वैरायटी बनाई गई थी विच वॉज वेरी मच रिच इन विटामिन ए। ठीक है, काफी हेल्दी थी, इसको भी डेवलप किया गया था उससे। फिर आते हैं टेलर मेड प्लांट्स। भाई आजकल तो अगर आप देखोगे काफी ज्यादा जगह ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज वगैरह में भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जैसे स्टार्चेस, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत ज्यादा आजकल कहते हैं नेचुरल, ये मेडिसिन नेचुरल है, ऑर्गेनिक, तो भाई आजकल काफी जगह इन चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, तो भाई आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे पौधे होने लग गए हैं जिन्हें भाई कीड़े चाहकर भी नहीं खा पाते, क्योंकि हमने उन्हें क्या बना दिया है, पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया है। तो प्रोवाइड्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। आपको किसी पौधे पे इंसेक्टिसाइड भी नहीं छिड़कना पड़ेगा, उन्हें हमने बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही उनके जीन्स में चेंजेस ऐसे करे कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन गई। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम्पल सुने होंगे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन जैसी चीजों के। तो इफ वी टॉक अबाउट बीटी कॉटन, तो भाई बीटी कॉटन क्या है, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियम। तो अब इसकी छोटी सी कहानी है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो क्या हुआ था कि भाई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि यार एक कॉटन बॉलवॉर्म नाम का जो एक पेस्ट था वो आता था और कॉटन की पूरी खेती को बर्बाद कर देता था।
पर कुछ ऐसे पौधे थे जिनको वो नहीं खराब कर पा रहा था। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने देखा यार इन पौधों में ऐसा क्या है, तो उन पौधों में पाया गया कि उनकी पत्तियों पे कुछ बैक्टीरिया थे जिनका नाम था बैसिलस thuringiensis, जिसके पास एक जीन हुआ करता था। ठीक है, बैसिलस thuringiensis बेटा एक बैक्टीरिया था, उसके पास एक, उसके डीएनए में एक जीन हुआ करता था जिसे कहते हैं क्राइजीन। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, क्राइजीन। जो जब ये पेस्ट, ठीक है, उसे खाता था कॉटन बॉल वर्म, तो उसकी बॉडी में क्या होता था, उसकी बॉडी में जो उसकी क्रिस्टल्स होते थे, तो उसकी बॉडी की क्या लेयर से बाइंड करता था, गट की लेयर से, और उस बॉडी, उस पेस्ट के अंदर टॉक्सिन्स जो होते थे तो क्रिस्टल्स बनाता था, और उस टेस्ट का जो गट है वो एकदम फटने लगता था। ठीक है, छेद हो जाते थे और अल्टीमेटली वो पेस्ट मर जाता था। ठीक है, कॉटन बॉलवर्म मर जाता था। अगर वो इस पत्ती को खाएगा जिसमें बैसिलस thuringiensis है तो ये मर जाता था। तो इन्होंने क्या किया, वाई नॉट टू यूज दिस टेक्निक, तो इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के इस क्राइजीन को, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक ऐसा वेक्टर होता है। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर, इसको एज अ वेक्टर यूज किया जाता है इसके टीआई प्लाज्मिड को। बेटा अगर ये चीज आपने नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट आप बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला देखकर आए। तो इसके प्लाज्मिड को हम लेते हैं, उसके साथ इस क्राइजीन को इंटीग्रेट करते हैं, इस क्राइजीन को उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, इसको हम प्लांट के अंदर डाल देते हैं, कॉटन प्लांट में डाल देते हैं। अब क्या हुआ, कॉटन प्लांट के पास भी क्राइजीन आ गया, तो अब कोई भी उसे खाएगा पेस्ट, ठीक है, कोई भी कॉटन बॉलवर्म उसे खाएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि हमने पौधे के अंदर ही वो क्राइजीन डाल दिया है ना। कितनी अच्छी टेक्निक है यार। रादर देन हम हर पौधे पे जाके बैसिलस thuringiensis छिड़कें या उसको बिठाएं, उससे अच्छा जो ताकत उसके पास है वो पौधे को ही दे दो। तो भाई हमने वो क्राइजीन इससे लेकर हमारे पौधे में ही डाल दिया, तो क्या हुआ बेटा, बीटी कॉटन का निर्माण हुआ। ठीक है, इट डेवलप्ड बीटी कॉटन। तो सोर्स ऑफ क्राइजीन कौन था, प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फिर क्या होता है बेटा, क्राइजीन जो होता है बैसिलस thuringiensis का, उसको कॉटन के अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर हमें डालना है। जो बेटा जब कॉटन बॉलवर्म उसे खाता है तो उसकी जो बॉडी का पीएच होता है वो बिगड़ जाता है, उसके अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं जो क्या करते हैं, उसकी मिड गट में छेद कर देते हैं, स्वेलिंग करते हैं, और उसका मिड गट एट द एंड वहां पे फटने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो हमने क्या किया था, उसी क्राइजीन का यूज करके अपने प्लांट को रेजिस्टेंट बना दिया था, उसका नाम हुआ बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन। अब इसी तरह हम लोगों ने बहुत सारे अलग जीन्स का यूज करके काफी और पौधों को भी ऐसा बनाया। जैसे कॉर्न प्लांट था, उस कॉर्न प्लांट पर अटैक करने वाले एक पेस्ट था जिसे कहते थे कॉर्न बोरर्स, हमने उसके लिए भी जीन निकाले। तो भाई आपकी एनसीईआरटी ने कॉटन बॉलवर्म में कौन से जीन्स का यूज किया जा सकता है, cry1AC एंड cry2AB, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं, इनके नाम ऐसे हैं, ये कॉटन बॉलवर्म में यूज किए जाते हैं। कॉर्न बेरर के अंदर यूज किया जा रहा है, cry1AB कॉर्न बोरर्स के लिए यूज किया जाता है। इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन क्या होता है भाई, ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को ही जो होता है अटैक कर पाते हैं, जिसके अंदर आते हैं लेप्टिडोटेरेंस, जिसमें तबाको, ये एक क्लास है जिसके अंदर आ रहे तबाको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉलवर्म। देन एक कैटेगरी है सीलोप्टेरेंस जिसमें आती हैं बीटल्स, एक कैटेगरी है डिप्टेरेंस जिसमें आ रही है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ये तीनों कैटेगरीज के बारे में भाई आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है और आपको नाम याद करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई फिर एक और तरीका होता है पेस्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट्स क्रिएट करने का। अब जैसे ये कॉटन बॉलवर्म और कॉटन की सिचुएशन थी, इसी तरह एक तबाको प्लांट हुआ करता था। ठीक है, तो उस तबाको प्लांट को एक है ना नीमाटोड,
जो आप लोग एनिमल किंगडम में 11th क्लास में पढ़ते हैं, नीमाटोड्स। आई नो भूल गए होंगे बच्चे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो नीमाटोड होता है, वो आकर उस पौधे को क्या करता था, खाता था, ठीक है, और उसकी पूरी खेती को बर्बाद कर देता था। तो भाई अब साइंटिस्ट ने सोचा अब क्या ऐसा हम करें, तो उन्होंने क्या किया, यहां पे भी बायोटेक्नोलॉजी लगाई, और यहां पे जो टेक्निक यूज करी गई उसको कहते हैं आरएनए साइलेंसिंग। तो आरएनए साइलेंसिंग क्या होता है, मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स अगेंस्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो इस टेक्निक को दिया गया नाम आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग बोला जाता है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहले आप उसको समझिए, ठीक है, पहले आप टेक्निक समझेंगे यहां पे शांति से। तो बेसिकली हमारा यहां पे एक नीमाटोड है, हम एक प्यारा सा कीड़ा बना देते हैं, ठीक है, क्यूट सा एक नीमाटोड बना देते हैं। ये क्या करता था, इसके पास एक एमआरएनए हुआ था जो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता था, जो ऐसे प्रोटीन्स बनाता था जिससे जो तंबाकू प्लांट की खेती है, तंबाकू प्लांट, ठीक है, वो खराब हो जाती थी, ठीक है, पूरी खेती खराब हो जाती थी, उसकी रूट्स में भी इन्फेक्शन कर देता था और इसकी खेती को बर्बाद कर देता था, जो ये प्रोटीन इसकी बॉडी में सिक्रीट करता था। तो हमने सोचा क्यों ना इसके आरएनए को अगर शांत करना है, वो कहते हैं ना अगर सिंगल लोगों को शांत करना है जिंदगी भर के लिए तो उनकी शादी करा दो। तो भाई अगर आप सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना देंगे तो वो साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, जिंदगी भर साइलेंस, ठीक है, साइलेंस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे क्या किया देखेंगे ध्यान से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे आरएनए साइलेंसिंग को। ये भाई इसका सेल है, दिस इज द प्लांट सेल ऑफ टबैको प्लांट, ठीक है, टबैको प्लांट का सेल है, इनकी बॉडी के अंदर हम लुकआउट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के जरिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस हमने आपको बता दिया था ऑलरेडी बेटा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में पढ़ाया गया है कि इसको हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, इसके टीआई प्लाज्मिड को। तो हमने इसके टीआई प्लाज्मिड के जरिए नीमाटोड वाला जो जीन था, ठीक है, नीमाटोड अफेक्टिंग जो जीन था वो इंट्रोड्यूस कर दिया टबैको प्लांट के अंदर, ठीक है, ताकि ये भी ऐसा ही एमआरएनए बना सके इसके जैसा। अपन कहते हैं ना जब भी कोई चीज डबल स्ट्रैंड होती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, दो स्ट्रैंड बनाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ठीक है। द सेम वे हमने क्या किया, हमने बहुत चंटता की कि भाई अगर इस निमैटोड टाइप का जीन हम इसमें क्रिएट कर देंगे तो हम भी एक और स्ट्रैंड बना लेंगे, और जब ये इसको खाएगा तो इसकी बॉडी में डबल स्ट्रैंड बनेगा तो ये मर जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, छोटा सा प्रोसेस है, इसकी बॉडी में एमआरएनए बना, उस एमआरएनए के साथ एक एंजाइम आया जिसे कहते हैं डाइसर। ये डाइसर एंजाइम ने इस एमआरएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जिसे कहते हैं एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर क्या होता है, ये थोड़े बहुत एंजाइम्स, राइबोसोम्स और दो तीन चीजों के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RISC कहते हैं इसको, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आपका एमआरएनए का स्ट्रैंड बन चुका है, ठीक है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूं, मैंने रिपीट कर दिया है। अब क्या होता है, अब मान लीजिए इसने खाया, तो इसका कोई अलग कलर से ले लेते हैं, इसका पिंक से बनाया था ना हमने, हाँ, तो भाई इसने इसको काटा टबैको पौधे को, तो टबैको पौधे को काटते ही क्या हुआ, ये जो एमआरएनए था ये इसके अंदर गया और इससे बाइंड कर गया, और जैसे ही इससे बाइंड करेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, और डबल स्ट्रैंडेड बनते ही साइलेंस हो गया। अब वो हो गया शांत, तो उसके अंदर प्रोटीन तो बन नहीं पाएंगे, उसके अंदर प्रोटीन तो बन नहीं पाएंगे, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो भाई ऑटोमेटिकली जो कीड़ा है बिना खाए तो मर ही जाएगा ना। तो एक पॉइंट के बाद ये बेचारा भूखा रहने लगेगा, यार मेरी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं बन रहा, फिर बस कीड़े की डेथ हो जाएगी,
ठीक है, तो इन शॉर्ट ये छोटा सा इसमें ये टेक्निक होती है। तो यहां पे हमने क्या किया, बेस्ड ऑन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग ऑफ mRNA, हम ट्रांसलेशन ऑफ mRNA पेस्ट स्पेसिफिक जीन में साइलेंस कर देते हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री। हम उसको कैसे साइलेंस करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट करके। यहां पे इन्होंने इसका प्रोसेस दे रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, नीमाटोड का नाम क्या था, जो नीमाटोड का नाम है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, मिलॉइडीगाइन इंकॉग्निटा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग एक्चुअली असली में और एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखी है। ओके, तो ये एक तरीके का नीमाटोड है। तो हमने एक नीमाटोड स्पेसिफिक जीन जो है होस्ट पौधे में डाल दिया था। हमने होस्ट पौधे में नीमाटोड स्पेसिफिक जीन टीआई प्लाज्मिड के थ्रू डाल दिया था। तो क्या हुआ, होस्ट ने भी क्या बना लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के थ्रू हमने डाल दिया। अब होस्ट ने क्या किया, सेंस और एंटी सेंस्ड आरएनए बन गया होस्ट के अंदर, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके आरएनए को। तो क्या हुआ, सेंस और एंटी सेंस ने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, आरएनए की साइलेंसिंग हो गई। अब क्या होगा, पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। ठीक है, होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक, अब अगर वो उसे खाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, और होस्ट प्लांट जो है भाई प्रोटेक्ट हो चुका है उस नीमाटोड से। ठीक है, ये इन शॉर्ट छोटी सी कहानी थी। अब आप आगे बढ़ेंगे तो भाई बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारी थेराप्यूटिक, क्या कहते हैं हम, थेराप्यूटिक्स बनी है। तो भाई अगर हम देखें हमारे वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बन चुकी हैं आज तक ह्यूमन यूज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से भाई इंडिया के अंदर उनमें से 12 का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। तो वर्ल्ड में 30 थेराप्यूटिक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, बट उसमें से 12 इंडिया में आ गई एंड आई थिंक बची हुई भी इंडिया के अंदर आ ही जाएंगी जल्द। ओके, तो मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स हो रहा है, तो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को अवॉइड करते हुए। तो जैसे एक एग्जांपल है, इन्होंने बताया है, जैसे आपने देखा होगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, हम लोगों ने भाई बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया है। कैन यू इमेजिन, जो लोग भाई डायबिटिक है उनके लिए कितना बड़ा बूम है ये, कि इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या हुआ, पहले क्या किया जाता था, पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, पिग्स, कैटल्स, इनसे इंसुलिन बनाया, इनका इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया, बट वो ह्यूमन के लिए काफी एलर्जिक होता है, हमारी बॉडी में इतना सस्टेन नहीं कर पाता, इट्स अ फॉरेन थिंग। तो भाई वो हमारी बॉडी में एलर्जी कर रहा था, तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, ह्यूमिलिन, ठीक है, जिसे प्रो इंसुलिन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूं। नॉर्मल इंसुलिन, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। अब भाई डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन या तो खराब हो जाता है, इंसुलिन बनाने वाले सेल, या इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो उन्हें आर्टिफिशियली लेना पड़ता है। ठीक है, अब इंसुलिन बॉडी में बनता कैसे है, तो बेसिकली देयर इज ए चेन, देयर इज ए चेन, इसमें एक सल्फाइड बॉन्ड होता है, इट इज कनेक्टेड टू अ सी चेन, ठीक है, सी पेप्टाइड चेन, और इसी चेन से कनेक्ट होके बनती है बी चेन। तो बेसिकली देयर इज ए, सी एंड बी, इन दोनों के बीच में भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये अब इंसुलिन कैसे बनता है बॉडी में, इंसुलिन कैसे बनता है बॉडी में, कि हम क्या करते हैं, वी रिमूव सी पेप्टाइड, आप सी पेप्टाइड को हटा देते हो, और जैसे ही आप सी पेप्टाइड को हटा देते हो तो आपकी बॉडी में बनता है एक ए पेप्टाइड और बी चेन, बी पेप्टाइड, और ये ऑटोमेटिकली डबल सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो भाई हमारी बॉडी में इंसुलिन बेसिकली ऐसे बनता है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं है, ऐसे आपकी नॉर्मल। बट भाई जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बन रहा या उनका इंसुलिन डिफेक्टिव है, तो उनकी बॉडी में तो ये प्रोसेस वैसे भी नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया मैम ऐसा कि उनकी बॉडी में ये बनने लगे, तो हमने कैसे इंसुलिन बनाया। अब हमने इंसुलिन बनाने के लिए व्हाट वी डिड, हमने 2 होस्ट ले लिए, 2 वेक्टर ले लिए, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों होस्ट के अंदर, मान लीजिए होस्ट 1 है, ये होस्ट 2 है, ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग चेन बनाई। मान लीजिए
इससे हमने बनाई ए पेप्टाइड और इससे हमने बना ली बी पेप्टाइड चेन। ठीक है, और हमने क्या किया, इन दोनों चेन को दोनों अलग अलग से निकाला। ठीक है, और दोनों चेन को जॉइंड वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड, हमने इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। तो बस बन गया आर्टिफिशियल इंसुलिन। हमने क्या किया, इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, ए को और बी को, बस बन गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्योंकि नॉर्मली भाई किसी एक बैक्टीरिया के अंदर हम ए और बी और सी अगर बनाते तो सी को रिमूव कैसे करते, वो तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑटोमेटिकली होता है कि सी पेप्टाइड हट जाता है, बट भाई बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकता। तो हम भी बहुत स्मार्ट एक्ट करें, हमने एक में बनाई ए चेन, एक में बनाई बी और दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो बन गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, सिंपल एज दैट, इतनी सी प्रोसेस थी। तो एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, उन्होंने 1983 के अंदर बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन को बना लिया था। ये छोटी सी प्रोसेस है जिसका मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। इन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, दोनों को कंबाइंड कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करके। ठीक है, सिंपल एज दैट, इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड कैन बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएज। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इंसुलिन जो है उसकी टैबलेट क्यों नहीं आती है, उसके इंजेक्शंस ही क्यों आते हैं, क्योंकि इंसुलिन को अगर आप खाएंगे तो भाई इंसुलिन में क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो आपकी बॉडी तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाती है। तो अगर आप इंसुलिन को इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट या ओरली लेंगे तो वो क्या है, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगा गट के अंदर, इसलिए उसको इंजेक्ट किया जाता है। अब आती है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीन थेरेपी। भाई बायोटेक्नोलॉजी ने सिर्फ क्रॉप्स, पेस्टिसाइड्स और इंसुलिन वगैरह ही नहीं बनाया, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको ऐसी बीमारियां थी वियर्ड तरीके की जिनको क्योर नहीं किया जा पा रहा था। ठीक है, जेनेटिकल डिजीजेस थी कुछ कुछ, तो इन्होंने ऐसी ही एक डिजीज हुआ करती थी, उसका इन्होंने रिपेयर या फिर ट्रीटमेंट ढूंढा। भाई रिप्लेस कर दो डिफेक्टिव एलील को, डिफेक्टिव जीन को ही। तो ऐसे ही इन्होंने ये सबसे पहले क्या किया था, एक 4 साल की लड़की थी बेटा, 1990 के अंदर उस बच्ची में डायग्नोस हुई थी एक डिजीज, एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी डिजीज। उस एंजाइम, ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में बेटा होते हैं लिम्फोसाइट्स। बेसिकली इन शॉर्ट आप बोलें, अगर आपकी बॉडी में WBC जो होते हैं, ठीक है, उनमें कैटेगरी आती है लिम्फोसाइट्स, उनमें क्या होता है, एक होता है ADAC जीन। ठीक है, तो ये जीन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोलिफरेशन करता है लिम्फोसाइट्स का। क्या करता है ये, प्रोलिफरेशन करता है लिम्फोसाइट्स का, पॉलीफरेशन करता है लिम्फोसाइट्स का। पर इस लड़की में वो जीन ही डिफेक्टिव था, तो बॉडी में भाई लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन कैसे हो। तो इन्होंने बोला यार इसका ट्रीटमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बचपन में, या फिर जीन थेरेपी बचपन में ही कर दो ताकि लाइफ लॉन्ग क्योर हो जाए। तो भाई हमने वही किया। अब इन्होंने किया कैसे, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को निकाला। ठीक है, बच्ची के लिम्फोसाइट्स को निकाला, तो उसके पास एक रेट्रोवायरस प्लाज्मिड को, रेट्रोवायरस भी बेटा अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ा, उसको भी हम डिसार्म करके एज अ वेक्टर यूज करते हैं। उसके थ्रू हमने ADA जो जीन था वो लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया। हमने लिम्फोसाइट्स में क्या डाल दिया, इस रेट्रोवायरस के थ्रू हमने इनमें ADAC जीन डाल दिया और इसको वापस बच्ची के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो भाई बच्ची भी ठीक, हम भी खुश। पर इसका एक नुकसान ये था कि लिम्फोसाइट्स की भी एक एज होती है, थोड़े टाइम बाद लिम्फोसाइट्स की डेथ हो जाती है, तो ये थेरेपी भी बार बार लेनी पड़ेगी। मतलब जिस भी इंसान को ये डिजीज होगी उस इंसान को बार बार जाकर इस प्रोसेस को रिपीट करवाना पड़ेगा। या तो बिल्कुल ही बचपन में एम्ब्रियोनिक लाइफ में इस चीज को क्योर कर दिया जाए तो परमानेंट क्योर है, वरना इस चीज को भी बार बार करना पड़ेगा कि लिम्फोसाइट्स की एक पर्टिकुलर एज होती है, वो डेथ हो जाती है उनकी। फिर आता है भाई मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये भी सब बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। PCR टेक्निक हम पढ़ते हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कोरोना के टाइम RT-PCR करा लो भाई,
तो भाई इट इज अ टेक्निक जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन करते हैं। इससे हम डिटेक्शन करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। HIV इन्फेक्शन, म्यूटेशन, जीन, कैंसर पेशेंट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर, हर चीज को हम PCR टेक्निक के थ्रू कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत इजी टेक्निक है, बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। देन कम्स ELISA इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेक्निक में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कराया जाता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन मतलब इस टेक्निक के अंदर बेसिकली ऐसा कुछ बॉडी में डाला जाता है ताकि जो आपकी बॉडी में एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन हो और पता चल जाए प्रेजेंस ऑफ एंटीजन कि आपकी बॉडी को किसने हार्म किया है, ठीक है, या किस एंटीबॉडी ने हार्म किया है। तो वो सिंथेसाइज हो जाएगी उस पैथोजन के अगेंस्ट में। तो भाई पता चल जाएगा कि इस बॉडी में डिजीज कौन सी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर HIV का, आपकी बॉडी में HIV का वायरस है, तो उसके अगेंस्ट ये जो बनाएगी उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, एंटीजन या एंटीबॉडी। ओके, अब आती है नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इट्स अ रेडियो एक्टिव टेक्निक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए किसी का नॉर्मल जीन है एक ये, ठीक है, और एक इंसान है जिसका नॉर्मल जीन में थोड़ा डिफेक्ट आ गया, यहां पे डिफेक्ट आ गया, मतलब जीन में दिक्कत है, और अब हमें पता करना है कौन से जीन में इसकी बीमारी है, हमें पता कैसे चलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्रोब प्रिपेयर करते हैं जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब। प्रोब प्रिपेयर किया जाता है, वो या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से प्रिपेयर किया जाता है इस प्रोब को। ये प्रोब क्या करता है, अगर मैं इस प्रोब को यहां लगाऊंगी दोनों में, ये प्रोब बॉडी में क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाता है। जैसे इसके अगेंस्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा, पर इसके अगेंस्ट ये नहीं बनाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस ही नहीं है, ये सीक्वेंस ही गलत है, तो इसके अगेंस्ट ये बनाएगा नहीं, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट में दिखेगा नहीं, तो हमें पता चल जाएगा यहां डिफेक्ट है, ये इसके अगेंस्ट बनाएगा ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्रोब विल नॉट हाइब्रिडाइज विद इन म्यूटेटेड जीन का नहीं बनाएगा, एंड विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, अब क्या होता है, तो बेसिकली यही है, इसमें कन्वेंशनल टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक, तो ये जो है इनके ऊपर ही दे रखा है कि कुछ कन्वेंशनल टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप सीरम और यूरिन वगैरह का एनालिसिस करते थे, और मॉडर्न टेक्निक्स में आप PCR, ELISA का यूज करते हैं। अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। भाई हम हर एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस के ऊपर ट्राई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी रैबिट्स के ऊपर, कभी शीप्स के ऊपर, कभी काउस के ऊपर, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, हम अपने प्रूफ कर पाते हैं। दवाइयां बना पा रहे हैं आजकल, भाई इतनी सारी चीजें हम कैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि हम एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप्स, काउस, फिश। तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल बेटा चूहे होते हैं। आपने भी देखा होगा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा होगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, हर जगह भाई ज्यादातर चूहों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका किस लिए किया जाता है, मैंने आपको बताया किस लिए, ताकि आप इनकी जीन की स्टडी, हम किसी भी चीज की डिजीज की स्टडी, कितनी सारी डिजीजेस हैं जिनकी स्टडी करते हैं। तो इसी तरह भाई हमने दो चीजें डिस्कवर करी थी, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन करके हमने एक जीन डिस्कवर किया था, एक यहां पे लिख देती हूं मैं, ट्रेसी करके, ट्रेसी एक शीप का नाम था, जिसमें से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको यूज किया गया एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। एम्फाइसीमा एक बीमारी होती है लंग्स की, जिसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाती हैं, बेसिकली सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, उसमें हमने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। और इसी तरह हमने बहुत सारी बीमारियां जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनका यूज किया गया। फिर उसी तरह एक गाय थी रोजी, कितना प्यारा नाम है इस गाय का, रोजी। 1997 में इस गाय ने, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, ये क्या करती थी भाई, ये एक ट्रांसजेनिक, मतलब इस काऊ को बनाया गया था, ठीक है, ट्रांसजेनिक काऊ थी, एंड इट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जो भाई 2.4 ग्राम प्रोटीन दे रही थी पर लीटर दूध में, कितना अमेजिंग, ठीक है।
तो इसमें हमने क्या किया, इससे हमने ऑब्टेन किया अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। बैलेंस प्रोडक्ट था जो ह्यूमन बेबीज में दिया जाता है, दैट नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। हमने क्या किया, इस रोजी काउ में से, रोजी क्या थी, एक काउ थी, इससे हमने अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन करके बेटा ये जीन ऑब्टेन किया, और इससे हमने क्या यूज किया, इसको हमने यूज किया मार्केट के अंदर छोटे बच्चे जो होते हैं ह्यूमन बेबीज के लिए। किसके लिए यूज किया गया, ह्यूमन, बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज, ठीक है, ताकि बच्चों में अच्छे से ताकतवर आए, ठीक है, ह्यूमन बेबीज के अंदर यूज किया गया, बच्चों को प्रोटीन शक्ति दी गई। फिर वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी वैक्सीन ह्यूमंस पे लगने से पहले उसकी टेस्टिंग एनिमल्स पे की जाती है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग्स भी की जाती हैं, कोई केमिकल हो, कोई वैक्सीन हो। अब क्या होता है, अब आते हैं कुछ इथिकल इश्यूज। अब हर किसी को कहीं ना कोई दिक्कत तो आने पड़ती ही है, ठीक है, कहीं ना कोई दिक्कत आने पड़ती ही है। कई लोग क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हम जितने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, हमने कितनी सारी चीजें, भाई ऑब्वियसली मॉरली बायोलॉजिकली हम कितनी मेहनत कर रहे हैं चीजों में, तो भाई हर प्रूफ, जब भी हम ऐसी कोई रिसर्च करते हैं तो उसको कोई अप्रूवल देता है। तो उसी तरह एक GEAC गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। मतलब इंडिया में अगर कोई भी ऐसी रिसर्च या वर्ल्ड में ऐसी कोई भी रिसर्च हो रही है, ठीक है, जिसको अप्रूवल चाहिए, तो भाई ये कमेटी है जो उस पर अप्रूवल देती है कि हाँ ये मार्केट में बेचने लायक है। ओके, तो क्या हुआ, ये डिसीजन बनाती है रिगार्डिंग द रिसर्च एंड पब्लिक सर्विसेज के रिगार्डिंग। अब एक वर्ड आता है बेटा बायोपायरेसी। अगर आपने सुना होगा, पायरेसी मतलब बेसिकली कॉपी करना। मतलब कोई मूवी अगर पिक्चर हॉल में रिलीज होने से पहले आपके टेलीग्राम पे लिंक्स आ जाते हैं कई लोगों के पास, यार ये मूवी अभी लेटेस्ट आई है बट हमारे पास टेलीग्राम में उसका लिंक पहले ही आ गया है, मतलब ये चीज आप देख रहे हैं वो रिलीज होने में पहले ही आपके पास लिंक आ चुका है, दैट इज बायोपायरेसी, है ना, पायरेसी। अब बायोपायरेसी मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब जब हम इस टेक्नोलॉजी में ऐसा करते हैं, ठीक है, कोई हमारी चीजें कॉपी कर रहा है, रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। मतलब कोई हमारी बनाई चीजों को बेच रहा है हमारी ऑथराइजेशन के बिना, इस बायोपायरेसी। अब जैसे आपको पता होगा बासमती राइस इंडिया में बनता है, इसकी भाई अराउंड 2 लाख वैरायटी इंडिया में है, जिसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती राइस की है। पर 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने क्या चंटता की, उन्होंने बासमती राइस को क्रॉस करा दिया सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस से, और एक नई वैरायटी ऑफ बासमती राइस बनाई और उसकी पेटेंसी ले ली। उसकी पेटेंसी यूएस पेटेंट से, ट्रेडमार्क ऑफिस से अपनी पेटेंसी ले ली कि यह हमारा बासमती राइस है, और वो भी इन्होंने इंडियन बासमती राइस का यूज करके बनाया था। इसी तरह ये लोग पूरी ताकत में है टर्मरिक और नीम की भी पेटेंसी लेने में। बट अब इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली पास द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट बिल, ठीक है, इंडियन पेटेंट बिल, जिसमें इन्होंने बोला कि अब ये कोई भी ऐसी चीज होगी उसके लिए पहले यहां से अथॉरिटी, कोई भी चीज होगी उसकी अथॉरिटी ये लोग देंगे, इमरजेंसी सर्विसेज की, हर चीज की, ताकि ये चीजें रुक सके, ठीक है, बायोपायरेसी रुक सके, पेटेंसी रुक सके। लोग क्या करते हैं, पेटेंट करा लेते हैं, ये चीज मेरी है, पेटेंट, कि भाई बासमती राइस इंडिया का है, पेटेंट। तो ऐसी चीजें होती है ना, पेटेंसी करा लेती हैं। तो जैसे अमेरिकन कंपनी ने किया हमारे साथ कुछ, इन्होंने हमारी वैरायटी को ही अपना बनाकर बेचना शुरू कर दिया। तो भाई बायो पेटेंसी, बायोपायरेसी, इनके लिए भाई बहुत जरूरी है कुछ बिल्स पास हो। तो उसी तरह भाई इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल को। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने आपको बोला है अभी अभी ऐड हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट है टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई जो ये टॉपिक है आपका टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या है जो अभी न्यू एनसीईआरटी में इस चैप्टर में ऐड हुआ था। न्यू एनसीईआरटी में जो ऐड हुआ है उसके हिसाब से आपका एक टॉपिक है टिश्यू कल्चर, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दोनों टॉपिक को मैं आपको कवर करा देती हूं, ठीक है, एज इन माइंड मैप, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये 2 छोटे से ऐड हुए हैं जो पहले स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट में थे, बट अब इसमें। तो भाई टिश्यू कल्चर एग्जैक्टली क्या होता है आप देखिए, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। तो आपने क्या किया, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली,
टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम क्रिएट किया। न्यूट्रिएंट मीडियम कैसे क्रिएट किया, आपने जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए भाई, ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है, विटामिन डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए, बहुत सारी चीजें आपने डाल दी न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है। और आपने क्या लिया, एक एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है, जो भी पौधे का पार्ट, कोई भी पार्ट, जैसे आपने लीफ ले लिया, स्टेम ले लिया, तो जो हिस्सा प्लांट का एक्सपेरिमेंट मतलब टिश्यू कल्चर में यूज कर रहे हैं, जिस पार्ट ऑफ प्लांट को ले रहे हैं, हम उसे एक्सप्लांट डोनेट कर देते हैं, ठीक है, डिनोट कर देते हैं। मान लो मैंने पत्ती इसमें डाल दी इस टिश्यू कल्चर के मीडियम में, अब क्या होगा, तो हमने क्या किया, अ प्लांट और अ टिश्यू एक्सप्लांट इज स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। हमने एक पार्ट ऑफ प्लांट लिया, फिर हमने उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या खासियत क्या है, हॉर्मोन्स भी होते हैं जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन भी होते हैं। अब इससे क्या होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में एक जना क्या कर रहा है, शूट ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, एक रूट ग्रोथ प्रमोट कर रहा है। तो अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, यहां ऊपर तो इसकी ऊपर ग्रोथ होने लग जाएगी, नीचे रूट की ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है, ऐसे होता है। पर इसके बीच में क्या होता है, एक फेज आता है जिसमें एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनते हैं, जिसे हम कहते हैं कैलस। कैलस, तो बेसिकली इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। हमने एक एक्सप्लांट लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, न्यूट्रिएंट मीडियम में न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स होते हैं। फिर क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसे हम कहते हैं कैलस, और वो कैलस धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है पूरे प्लांट में। तो बेसिकली आप क्या करते हो, इसको लार्ज अमाउंट में जब कल्चर करते हो तो बहुत सारे जो पौधे हैं वो कल्चर हो जाते हैं इससे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स, क्योंकि सारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आप यहां देखो, अगर प्लांट टिश्यू एक्सप्लांट इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, फिर इस एक्सप्लांट को ग्रोथ मीडियम में डालते हैं, फिर ये क्या करता है, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल मतलब कैलस बनाता है। फिर इस कैलस में क्या होता है, प्लांटलेट उगने लग जाती है, और इन प्लांटलेट्स को हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में कंपोस्ट में वो करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, यही चीज मैंने यहां लिखी हुई है। एक्सप्लांट क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर कंडीशंस, ठीक है। टोटीपोटेंसी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है बेटा, जिससे आप पूरा प्लांट जनरेट कर लेते हो एक एक्सप्लांट से। और इस मेथड को, जिसमें आप 1000 ऑफ प्लांट्स बनाते हो बाय टिश्यू कल्चर, इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन। ईच ऑफ द प्लांट सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जिन्हें हम कहते हैं सोमा क्लोन्स। यूजुअली टिश्यू कल्चर के एग्जाम्पल क्या है, टमाटो, बनाना और एप्पल जैसे कुछ प्लांट्स हैं जो हमने टिश्यू कल्चर की मदद से ग्रो किए हैं। अब क्या होता है, कुछ डिजीज, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें हमने डिजीज फ्री कर दिया है थ्रू टिश्यू कल्चर। ऐसा करके एनसीईआरटी में 2-3 लाइन दे रखी हैं, तो उसको मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, इसमें डिजीज हो गई, तो यूजुअली जो इसकी मेरिस्टेम होती है, मेरिस्टेम क्या होता है, ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, वो क्या होता है, नॉर्मली वायरस से फ्री रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेरिस्टेम को ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर से, और प्लांट को डिजीज फ्री बना सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं इसकी मदद से। ओके, तो ये तरीके से भी हम कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली आप कोई 2 पौधों के कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में मिलाना चाहते हो। जैसे आपने सुना होगा, पटैटो और टमाटो को एक साथ मिला के पोमैटो बनाया गया था, जो हालांकि इतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता है कि फेवरेबल कैरेक्टर्स साथ में ज्वाइन हो जाएं। अब वो कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स भी ज्वाइन हो सकते हैं, हो सकता है इसका अच्छा और इसका गंदा मिक्स हो जाए, दोनों का अच्छा मिक्स हो जाए, दोनों का गंदा ही मिक्स हो जाए। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है, आप क्या करते हो, एक सेल की सेल वॉल को हटा देते हो। अगर आप किसी सेल में से उसकी सेल वॉल हटा देते हो तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो बेसिकली आपने एक प्लांट सेल से अगर सेल वॉल हटा दी तो बनता है प्रोटोप्लास्ट, और अब किसी 2 सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दोगे तो बनता है सोमैटिक हाइब्रिड। हमने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट 1 और एक दूसरे पौधे का लिया प्रोटोप्लास्ट 2, दोनों को फ्यूज कराया तो क्या बन गया, सोमैटिक हाइब्रिड।
इससे आपने क्या बनाया था, पोमैटो का एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, पोमैटो जो पोटैटो और टमाटो के मिक्सचर से बना था। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट of somatic cell of two different plant species and cultivate to generate a hybrid plant is called as somatic hybridization. Very simple, very easy, कहीं भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हालांकि इट वॉज अ माइंड मैप, तो वी हैव टेकन इट इनटू अ शॉर्ट एंड अ इजी मेथड। यही कुछ दो टॉपिक थे जो ऐड हुए हैं अलग से इस चैप्टर में, बट आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं, आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप लर्निंग एंड गो विद द फ्लो, एंड डरने की कोई जरूरत नहीं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी।